आपको बताना है भैया रेजिस्टेंस कब मिनिमम होगा, कब मिनिमम होगा। जरा देखना जरा, आर इक्वल टू रो तो यही रहेगा, एल डायामीटर की बात कर रहा है वो, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 डायमीटर के फॉर्म में यही बनेगा। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार, 4 को ऊपर ले गया, 4 रो अपॉन पाई, क्योंकि भाई साहब ये तो सभी के साथ आएंगे, एल अपॉन डी स्क्वायर, ये हो गया रेजिस्टेंस। भाई अब आप एक बात बताओ यार, डायमीटर का जब फॉर्मूला लिखूंगा तो ये 4 अपॉन पाई तो सभी के साथ आएगा, रो सभी के साथ आएगा, तो रेजिस्टेंस एल और डी पर डिपेंड करेगा। अब वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम कब होगा, एल और डी स्क्वायर है। देखो अगर डायामीटर आप 4d ले लो और लेंथ आप 2l ले लो, सॉल्व करके देख लेते हैं यार, R1 कितना आ जाएगा, R1 कितना आ जाएगा भाई, आप देखिए 4 रो अपॉन पाई, ये तो आएगा ही आएगा सबके साथ। देखो पहले ऑप्शन को चेक कर रहा हूं मैं, 2l अपॉन डायामीटर कितना 4d, तो भाई 4d का स्क्वायर, 4d का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 4 रो अपॉन पाई, ये हो गया 12 अपॉन 16d स्क्वायर, 16d स्क्वायर मतलब 1/8 आ जाएगा। चलिए भैया यहां और देख लेते हैं जरा, यहां और देख लेते हैं। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, रेजिस्टेंस मिनिमम सबसे कहां होगा, जहां पर डायामीटर सबसे ज्यादा हो, डायामीटर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और लेंथ सबसे कम हो, तो यही हमको फैक्टर यहां पर ढूंढना है। आइए कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R2 अगर मैं देखूं तो R2 कितना हो जाएगा, 4 रो अपॉन पाई तो सबके साथ आएगा भाई, R2 में इसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी चेक कर रहा हूं मैं। अब देखिए जरा यहां पर कितना हो जाएगा, लेंथ तो L ही रहेगी और डायामीटर कितना है 2d, तो 2d का स्क्वायर, 2d का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 रो अपॉन पाई और ये हो जाएगा L अपॉन 4d स्क्वायर। ठीक है, आइए जरा R3 देख लेते हैं, R3 देख लेते हैं। R3 में डायामीटर 1/4 है और लेंथ कितना है 4l, तो भैया ये हो जाएगा आपका कितना, 4 रो अपॉन पाई इंटू लेंथ कितनी है 4l और डायमीटर कितना है d/4, d/4 का स्क्वायर, तो यार ये हो जाएगा 4 रो अपॉन पाई और देखो 4 का स्क्वायर 16 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 64। अरे भाई सबसे ज्यादा आ रहा है इसमें, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आ रहा है। अच्छा R4 भी देख लेते हैं थोड़ा सा, और भाई एक और चेक कर लेते हैं फिर अभी डिसाइड कर देंगे यार। देखो जरा R4 को अगर हम देखें, R4 कितना है भाई, d/2 है डायमीटर और l/4, तो फॉर्मूला क्या था 4 रो अपॉन पाई मेरे बच्चों, और इधर देखिए जरा d/2 और l/4, तो l/4 अपॉन कितना लिया जा रहा है d/2 का स्क्वायर, d/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 रो अपॉन पाई L अपॉन डी स्क्वायर। चेक कर लो भाई सबसे कम कहां आ रहा है, R1 में कितना आ रहा है भाई, देखो 4 रो अपॉन पाई मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अगर मैं बहुत जल्दीबाजी में सॉल्व करके दिखाता तो अभी बताऊंगा मैं कैसे 4 रो अपॉन पाई को कंसीडर ही नहीं करता, क्योंकि जब भी हम कंपेयर करते हैं किसी चीज को तो जो चीज सबके साथ आती है, कॉमन होती है, कॉमन का खेल खत्म हो जाता है, कॉमन कभी भी कंपैरिजन का पार्ट नहीं बनता है, क्योंकि वो तो सबके पास है ना। बट फिर भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। देखो यहां पर क्या है 12 अपॉन 16 दैट इज 1/8 L अपॉन डी स्क्वायर, 1/8 है, यहां पर कितना 1/4 है, यहां पर तो भैया 64 है और यहां पर L/d स्क्वायर, तो साफ साफ पता चल रहा है यार 1/8 यहां पर आ रहा है, तो सबसे कम कौन सा होगा R1, R1 सबसे कम होगा, मिनिमम वैल्यू होगी R1 में, R1 में मेरे बच्चों मिनिमम वैल्यू होगी, और अगर मैं मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम R3 में होता, R3 में क्या हो जाता, मैक्स हो जाता, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। जब मैंने आपको ओम्स लॉ पढ़ाया मेरे बच्चों, तो ओम्स लॉ में मैंने बोला V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो वहां एक कांस्टेंट मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, एक कांस्टेंट आ गया था, जिस कांस्टेंट का नाम दिया था हमने रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस, क्या मतलब होता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का अगर सिंपल वे में मैं आपसे मतलब समझूं तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। क्या, रुकावट। आप पढ़ना चाह रहे हो और आपके दोस्त आपको नहीं पढ़ने दे रहे हैं, यार रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, वो आपको पढ़ने में बाधा क्रिएट कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। यहां हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल।
तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात अगर हम करें तो होता क्या है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर के अंदर की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज करे उसी को मैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलूंगा। बात आ रही है समझ में? रेजिस्टेंस का मतलब दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो भैया ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को अपोज किया जाता है? पहले आप मुझे यह बताइए, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट मेरे बच्चों। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का दौड़ना है, इलेक्ट्रॉन का दौड़ना ही तो इलेक्ट्रिक करंट है ना। और आप मुझे बताइए, जब किसी कंडक्टर की मैं बात करूंगा, जैसे मैंने ये कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों की एक भीड़ लगी हुई है यहां पर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो क्या ये आराम से दौड़ पाएंगे? ये तो आपस में टकराएंगे ना भाई, रैंडम कॉलिजन होगा। जैसे एक भीड़ है और उस भीड़ में भगदड़ मच जाए, तो जब भीड़ में भगदड़ मच जाए तो उसमें दौड़ना आसान होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा यार। आप एक दूसरे से टकराओगे, वहीं गिरोगे। तो यही तो रेजिस्टेंस है ना। वो जो भीड़ है वो भी एक दूसरे को रोक रही है। सब चाहते हैं कि हम पहले निकले, हम पहले निकले, हम पहले निकले। तो उस भीड़ में क्या होगी? भगदड़ मची और सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं और वहीं गिर रहे हैं। दैट इज रेजिस्टेंस। तो यहां पर क्या हुआ मेरे बच्चों? कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये करंट के लिए पार्टिसिपेट करेंगे तो ये दौड़ेंगे आपस में। तो जब ये दौड़ेंगे तो टकराएंगे भी, और इनका टकराना एक दूसरे के मोशन को अपोज करेगा। दैट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो जनरेट होता है, रेजिस्टेंस जनरेट होने के पीछे का जो मेन रीजन होता है वो कॉलिजन होता है। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कॉलिजन होता है उसी की वजह से रेजिस्टेंस जनरेट होता है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है, मतलब अपने मूवमेंट को रोक रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ये तो इस तरीके से टकराते हुए पहुंचते हैं। ये तो जैसे नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन जाता तो है पॉजिटिव के पास, लेकिन ये नहीं कि सीधा चला गया, आसानी से टकराते हुए जाएगा। मतलब यही रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का फाइनल मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होगी जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करेगी? अपोज करेगी, रेजिस्ट करेगी, अपोज करेगी। ठीक है ना? इसकी यूनिट जो होगी मेरे बच्चों, वो यूनिट इसकी ओम हो जाएगी। ओम लिख लो, या ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट सही से समझ लिया कि रेजिस्टेंस कैसे जनरेट हुआ कॉलिजन से, तो आपको बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है। इसमें बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन नहीं करना है। आइए देखते हैं जरा, रेजिस्टेंस हमारा कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा। अगर मैं बात करूं आपसे कि रेजिस्टेंस हमारा कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो देखिए सबसे पहला जो है हमारा रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। भाई बहुत सिंपल है यार। एक बात बताओ जरा, ये जैसे मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपस में कोलाइड करेंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होना है तो इलेक्ट्रॉन को सर्किट कंप्लीट करना है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो आपस में टकराएंगे, इनका टकराना ही रेजिस्टेंस है। तो आप मेरे को एक बात बताओ यार, इसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी कंडक्टर की, इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो टकराना हो रहा है, जो कॉलिजन हो रहा है, वो बहुत ज्यादा होगा। भाई मानो कि एक छोटा सा कंडक्टर लिया मैंने, ये था, इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, तो लेंथ यहां ज्यादा है, तो यार यहां तो ज्यादा देर तक दौड़ना है ना, दूरी ज्यादा कवर करनी है, डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे, तो वो ज्यादा टकराएंगे। इसका मतलब उनको रेजिस्टेंस जो मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है। तो इसीलिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, क्योंकि जब वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में कॉलिजन ज्यादा होगा। समझने की कोशिश करिए। जैसे भीड़ है, भीड़ को बहुत लंबा भागना है आगे तक, तो अरे वो तो ज्यादा टकराएंगे ना। और अब बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती तो कोई सोचा चलो यार धीरे से निकल जाएंगे, थोड़ा सा ही तो है, बस थोड़ी देर के लिए तो कॉलिजन है। तो भैया जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी कॉलिजन उतना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा यार। बहुत सिंपल है, छोटे से बच्चे को भी आ रहा होगा समझ में, बहुत सिंपल। अब देखिए जरा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ओहो, यहां पर अगर मैं बात करूं भाई, जैसे ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब वायर की मोटाई, तो यार इसी बीच में तो दौड़ना है इलेक्ट्रॉनों को, स्पेस तो इतना ही है ना इनके पास। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं स्पेस ज्यादा कर दूं,
स्पेस ज्यादा करने का मतलब क्या हुआ समझो जरा। स्पेस ज्यादा करने का मतलब मेरे बच्चों मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मान लो मैंने ये ले लिया एरिया और कंडक्टर की लेंथ आपकी वही है, तो आप मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा टकराएंगे कम टकराएंगे पहले से? एक ये थी सिचुएशन और पहले वाली सिचुएशन चलो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक ये थी सिचुएशन, दोनों की मोटाई देख लिया आपने वायर में। यार इलेक्ट्रॉनों को इसमें दौड़ना आसान होगा या इसमें दौड़ना आसान होगा? कोई भी बता देगा भाई इलेक्ट्रॉनों को दौड़ना इसमें आसान होगा, इसमें इजी होगा इलेक्ट्रॉनों को दौड़ना, कॉलिजन इसमें कम होगा। तो इसका मतलब एरिया ज्यादा कॉलिजन कम, मतलब रेजिस्टेंस कम। भाई एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। समझो मेरे बच्चों, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया ज्यादा कॉलिजन कम, मतलब रेजिस्टेंस कम। और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ये सेंट्रल लाइन है तो ये इसकी रेडियस हो गई, और इस एरिया को लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। और डायामीटर के फॉर्म में, क्योंकि आर होता है d/2 डायामीटर के फॉर्म में, तो एरिया हो जाएगा मेरे बच्चों पाई d स्क्वायर बाई 4। तो दोनों फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं भाई ज्यादा एरिया कॉलिजन कम, यार रेजिस्टेंस कम हो जाएगा मेरे बच्चों, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों को कंबाइन करोगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो एक कांस्टेंट आ गया। भाई साहब ये कांस्टेंट आया, इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। फाइनली जो फॉर्मूला बन गया R इक्वल टू रो, इनको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। रोना नहीं है, रोना नहीं है, ये रो है, रो। क्या बोलते हैं इसको? रो बोलते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है भाई रो। ठीक है, तो फाइनली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया? R इक्वल टू रो L/A, रो L/A। ये जो रो है, इस रो को हम बोलते हैं कांस्टेंट है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। क्या है ये? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना। अब देखिए जरा, एरिया मैंने अभी बताया था पाई आर स्क्वायर रख सकता हूं, डायमीटर के फॉर्म में पाई d स्क्वायर बाई 4। तो भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया यार? R इक्वल टू रो L/A तो था ही, रो L/A, L इसकी लेंथ, A क्रॉस सेक्शन एरिया, रो रेजिस्टिविटी। भैया मैं एरिया को पाई आर स्क्वायर रख सकता हूं, तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला? रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। भैया R की जगह d स्क्वायर बाई 4 रख सकता हूं, R स्क्वायर की जगह, ये भी बन जाएगा फॉर्मूला। तो जो आपके पास डाटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। R इक्वल टू रो L/A, ए एरिया होता है, बस ए ही बदलेगा। ए कैसे बदलेगा भाई? रेडियस के फॉर्म में पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं और डायमीटर के फॉर्म में पाई d स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। इसी पर प्रॉब्लम बनती है, बहुत सिंपल। रेजिस्टेंस का मतलब आपको समझ में आया, बहुत सही तरीके से मैंने बताया आपको रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है मेरे बच्चों। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस का फाइनल फॉर्मूला बन गया, इस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो इसी के साथ अभी ये जो रेजिस्टिविटी आ रही थी, इस रेजिस्टिविटी को भी देख लेते हैं। भाई हमने देखा R इक्वल टू रो L/A है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं मेरे बच्चों। तो यहां से अगर मैं रो का फॉर्मूला बनाऊं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जरा कितना आएगा? बड़ा सिंपल हो गया ना, ए इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, रो इक्वल टू R इंटू A/L। भैया एक कंडीशन लगा लो, अब एक कंडीशन लगा लो। और कंडीशन क्या लगानी है देखना जरा। हमने एक वायर लिया जिसकी लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो जब मैं यहां पर वैल्यू डालूंगा, ए मैंने 1 ले लिया, रो आपको कैलकुलेट करना है, एल मैंने 1 ले लिया। भैया रो तो आर के इक्वल आ गया, मतलब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल आ गई। लेकिन कब? कब? ध्यान रखो, जब आपने कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर लिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी मोटाई 1 मीटर स्क्वायर लिया। मतलब ये जैसे आपने एक वायर ले लिया, इसकी जो लेंथ है ये 1 मीटर है, ठीक है ना, और इसकी मोटाई जो है ये 1 मीटर स्क्वायर है। तो भाई इस वायर का अपना कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना। जो भी इसका रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? रेजिस्टिविटी के इक्वल। तो आपके पास जो कंडक्टर है 1 मीटर का, जिसका मोटाई कितना है भाई? मोटाई हमारा 1 मीटर स्क्वायर है। मोटाई मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो भाई इसमें क्या हुआ? रेजिस्टिविटी
न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर हुज लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। यहां पर एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूं भाई। जैसे आपके पास एक वायर है, बहुत ध्यान से सुनना, इस पर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। उस वायर को तोड़ दो, फोड़ दो, मोड़ दो, जोड़ दो, जो मन करे यार वो कर दो। टेम्परेचर नहीं चेंज करना है, ओनली तोड़ दो, फोड़ दो, मोड़ दो, जोड़ दो। उसका रेजिस्टेंस तो बदल जाएगा, ये जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस तो बदल जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान रखना, ये जो रेजिस्टिविटी होती है ना, वायर के डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती है। रो एल ए आर इक्वल टू रो एल ए। तो भाई अगर आप यहां से देखेंगे तो जो रेजिस्टिविटी है, आप वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दिए, डिक्रीज कर दीजिए, मोटाई को बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आएगा समझ में। अच्छा, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी भाई? यूनिट क्या होगी यार, यहां से देख लेते हैं ना। आर का होता है ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये तो ओम मीटर आ गया यार, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट कितनी हो जाएगी? ओम मीटर हो जाएगी। इसका भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोगों ने जो किया, आर इक्वल टू रो एल बाई ए किया, और फिर रेजिस्टिविटी को भी देख लिया, वायर को तोड़ दो, फोड़ दो, मोड़ दो, जोड़ दो। भैया रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, रेजिस्टेंस बदल सकता है। देखते हैं जरा कुछ क्वेश्चंस जो इस पर बन सकते हैं। देखना जरा, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड्स ऑन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। भैया ओनली एक फैक्टर पर, कौन से पर डिपेंड करती है? देखना जरा भैया, थिकनेस की बात कर रहा हूं, अभी तो बताया है मैंने, तोड़ दो, फोड़ दो, मोड़ दो, जोड़ दो। थिकनेस पर डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, लेंथ पर डिपेंड करेगा क्या? ये इस पर भी नहीं करेगा यार। आओ, एरिया पर, यार एरिया पर भी डिपेंड नहीं करेगा। कितनी बार बताऊं मैं आपको, तोड़ दो, फोड़ दो, मोड़ दो, जोड़ दो, कुछ नहीं होगा। भैया टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी बदलती है। मैंने अभी बोला था कि टेम्परेचर चेंज मत करना, टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी बदलती है। जब हम ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तो वहां पर भी मैंने बोला था फिजिकल पैरामीटर्स को हम कांस्टेंट रखकर चलते हैं। कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, ये आपका हायर क्लास का कॉन्सेप्ट है, बट आप इतना ध्यान रखिए कि टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, बाकी शेप साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। अब ये जो प्रॉब्लम है, इस वाले प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, देखो जरा। अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। भाई एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए है, और रेजिस्टेंस आर है। तो चलो भैया, अगर मैं देखूं तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला कितना बनेगा? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 1। जैसा उन्होंने बोला वैसा हम लोगों ने कर दिया। उन्होंने बोला एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर था जिसकी लेंथ एल थी, हमने एल रख दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, हमने ए कर दिया। और भाई रेजिस्टेंस आर, तो आर कर दिया। रेजिस्टिविटी हमने रो कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2.5 एल। एक दूसरा कंडक्टर है भाई जिसकी लेंथ कितनी है? 2.5 एल, एंड रेजिस्टेंस 0.5 आर, और जो रेजिस्टेंस है वो 0.5 आर है। ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, इसका मतलब ये हुआ रेजिस्टिविटी सेम है। तो आपको क्या बताना है? उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आओ देखते हैं जरा, बहुत सिंपल है भाई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन पहले सिचुएशन में था। अब दूसरे सिचुएशन में क्या होगा, अगर हम समझने की कोशिश करें जरा। R2 इक्वल टू रो, तो भाई उतना ही रहेगा जितना पहले था, L2 अपॉन A2। हमें A2 कैलकुलेट करना है, तो आइए देखते हैं। A2 इक्वल टू रो L2 अपॉन R2, सभी की वैल्यू डाल दो। देखो रो भाई साहब तो अपना अलग रहेंगे क्योंकि इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये चेंज ही नहीं होते हैं ये। अब L2 की बात करें तो L2 कितना? 2.5 L, तो भैया रख दो जरा जल्दी से 2.5 L अपॉन R2 कितना है? 0.5 R। भैया ये 0.5 R हो गया। तो आप एक बात देखिए जरा, अगर हम ये देखें यहां से, ये कितने टाइम कैंसिल होगा? ये 5 टाइम कैंसिल आउट हो गया। तो आपका जो A2 आ रहा है, A2 की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 5 रो L अपॉन R, इतना आ गया। और भाई यहां पर जो A1 था, यहां देखिए जरा, यहां वाला अगर एरिया देखते तो ये रो L अपॉन R,
इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो एरिया आ रहा है पहले वाले एरिया का कितने टाइम है, पहले वाला एरिया ये था तो इसका 5 टाइम्स आ रहा है। कितने टाइम आ गया, 5 टाइम। तो अगर हम देखें तो ये ऑप्शन जो होगा हमारा 5A, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो A2 कितना हो जाएगा, 5A। कितनी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम है ये सभी प्रॉब्लम आप करके जाएंगे एग्जाम में तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा मेरे बच्चों, कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है ना, सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता है। अगर आपको पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप आसानी से कर जाएंगे, और अगर आपने अपने अंदर डर बना लिया कि यार फिजिक्स नहीं होती मेरे से तो भैया समस्याएं तो बढ़ेंगी। तो डरना थोड़ी है, कितने आसान तरीके से बता रहा हूं यार, आपको समझना है बस। ठीक है ना, चलिए आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। देखो भैया, अब ये जो क्वेश्चन है इसको भी समझो जरा। ये सभी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम है, सभी में बस दिमाग लगाना है। इन केस ऑफ 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल, भैया मटेरियल सेम है मतलब रजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ही मैंने देखा 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल, भैया रो तो सेम होगा, रजिस्टिविटी सेम होगी सभी की। आइए, द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम इफ द डायामीटर एंड द लेंथ ऑफ द वायर रेस्पेक्टिवली आर। आपको बताना है भैया रेजिस्टेंस कब मिनिमम होगा, कब मिनिमम होगा, जरा देखना जरा। R इक्वल टू रो तो यही रहेगा, L डायामीटर की बात कर रहा है वो, तो पाई d स्क्वायर बाई 4 डायमीटर के फॉर्म में यही बनेगा। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार। 4 को ऊपर ले गया, 4 रो अपॉन पाई, क्योंकि भाई साहब ये तो सभी के साथ आएंगे, L अपॉन डी स्क्वायर, ये हो गया रेजिस्टेंस। भाई अब आप एक बात बताओ यार, डायमीटर का जब फॉर्मूला लिखूंगा तो ये 4 अपॉन पाई तो सभी के साथ आएगा, रो सभी के साथ आएगा, तो रेजिस्टेंस L और D पर डिपेंड करेगा। अब वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम कब होगा, L और D स्क्वायर है। देखो अगर डायामीटर आप 4D ले लो और लेंथ आप 2L ले लो, सॉल्व करके देख लेते हैं यार। R1 कितना आ जाएगा, R1 कितना आ जाएगा भाई, आप देखिए 4 रो अपॉन पाई, ये तो आएगा ही आएगा सबके साथ। देखो पहले ऑप्शन को चेक कर रहा हूं मैं, 2L अपॉन डायामीटर कितना 4D, तो भाई 4D का स्क्वायर, 4D का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 4 रो अपॉन पाई, ये हो गया 12 अपॉन 16D स्क्वायर, 16D स्क्वायर मतलब 1/8 आ जाएगा। चलिए भैया यहां और देख लेते हैं जरा, यहां और देख लेते हैं। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, रेजिस्टेंस मिनिमम सबसे कहां होगा, जहां पर डायामीटर सबसे ज्यादा हो, डायामीटर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और लेंथ सबसे कम हो, तो यही हमको फैक्टर यहां पर ढूंढना है। आइए कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R2 अगर मैं देखूं तो R2 कितना हो जाएगा, 4 रो अपॉन पाई तो सबके साथ आएगा। भाई R2 में इसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी चेक कर रहा हूं मैं। अब देखिए जरा, यहां पर कितना हो जाएगा, लेंथ तो L ही रहेगी और डायामीटर कितना है 2D, तो 2D का स्क्वायर, 2D का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 रो अपॉन पाई और ये हो जाएगा L अपॉन 4D स्क्वायर। ठीक है, आइए जरा R3 देख लेते हैं, R3 देख लेते हैं। R3 में डायामीटर 1/4 है और लेंथ कितना है 4L, तो भैया ये हो जाएगा आपका कितना, 4 रो अपॉन पाई इंटू लेंथ कितनी है 4L और डायमीटर कितना है D/4 का स्क्वायर। तो यार ये हो जाएगा 4 रो अपॉन पाई और देखो 4 का स्क्वायर 16 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 64। अरे भाई सबसे ज्यादा आ रहा है इसमें, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आ रहा है। अच्छा R4 भी देख लेते हैं थोड़ा सा, और भाई एक और चेक कर लेते हैं फिर अभी डिसाइड कर देंगे यार। देखो जरा R4 को अगर हम देखें, R4 कितना है भाई, D/2 है डायमीटर और L/4, तो फॉर्मूला क्या था 4 रो अपॉन पाई मेरे बच्चों, और इधर देखिए जरा D/2 और L/4, तो L/4 अपॉन कितना लिया जा रहा है D/2 का स्क्वायर, D/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 रो अपॉन पाई L अपॉन D स्क्वायर। चेक कर लो भाई सबसे कम कहां आ रहा है, R1 में कितना आ रहा है भाई, देखो 4 रो अपॉन पाई मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर मैं बहुत जल्दीबाजी में सॉल्व करके दिखाता तो अभी बताऊंगा मैं कैसे। 4 रो अपॉन पाई को कंसीडर ही नहीं करता, क्योंकि जब भी हम कंपेयर करते हैं किसी चीज को तो जो चीज सबके साथ आती है, कॉमन होती है, कॉमन का खेल खत्म हो जाता है। कॉमन कभी भी कंपैरिजन का पार्ट नहीं बनता है, क्योंकि वो तो सबके पास है ना। बट फिर भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। देखो यहां पर क्या है 12 अपॉन 16, दैट इज 1/8।
L अपॉन डी स्क्वायर, 1/8 है, यहां पर कितना 1/4 है, यहां पर तो भैया 64 है, और यहां पर L बाई डी स्क्वायर, तो साफ साफ पता चल रहा है यार 1/8 यहां पर आ रहा है, तो सबसे कम कौन सा होगा R1। R1 सबसे कम होगा, मिनिमम वैल्यू होगी R1 में, R1 में मेरे बच्चों मिनिमम वैल्यू होगी, और अगर मैं मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम R3 में होता, R3 में क्या हो जाता, मैक्स हो जाता, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। एक बार आप समझने की कोशिश करिए जरा, जो डायग्राम दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताना था रेजिस्टेंस सबसे कम कहां होगा, तो सबसे कम कहां होगा, जहां पर डायामीटर सबसे ज्यादा हो, डायमीटर सबसे ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा, और लेंथ भी सबसे कम होनी चाहिए, तो ये वाला फैक्टर हमारे लिए आया, ये वाला फैक्टर हमारे लिए सुटेबल बैठा था, ये आंसर करेक्ट गया। ठीक है ना, आसानी से कर सकते थे, बहुत सिंपल था। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं यार, इस तरीके की प्रॉब्लम करेंगे तभी तो आपका दिमाग सही तरीके से प्रॉपर फिजिक्स में आएगा, तभी तो आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे ना। हर तरीके के क्वेश्चंस हैं, हमने क्वेश्चंस ऐसे भी करे थे, V इक्वल टू आई आर, आई दे रखा है, V दे रखा है, R पूछा गया, या V दे रखा है, R दे रखा है, I पूछा गया, उस टाइप की भी प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम इस टाइप की भी आती है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पूरा बोर्ड का पेपर जो होता है मेरे बच्चों बैलेंस होता है, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, देखिए जरा, अब इसमें क्या बोला गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज 2 टाइम्स। भैया वायर की लेंथ को आपने इंक्रीज कर दिया कितने टाइम, 2 टाइम्स, तो आपको बताना है कि रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा। देखिए जरा कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को, अगर आप लोग कहीं एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो उसमें शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूं आपको। अगर आप वायर की लेंथ को n टाइम कर देते हो पहले का, तो जो रेजिस्टेंस होता है ना R2 वो n स्क्वायर टाइम हो जाता है पहले का। इसका मतलब ये हुआ अगर आपने वायर की लेंथ 2 टाइम कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू R1, दैट इज 4R1, मतलब 4 टाइम्स। अब आप ये कहोगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो उस फॉर्मूले को भी बता देता हूं, लेकिन एमसीक्यू आप इसी हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। एमसीक्यू होगा तो आप आसानी से कर जाएंगे। अगर वो कहता वायर की लेंथ 9 टाइम कर दिया तो रेजिस्टेंस 81 टाइम हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। आइए देखते हैं किया कैसे हमने जो वायर कंसीडर किया मेरे बच्चों, वायर जो कंसीडर किया उसकी ओरिजिनल लेंथ थी L, और एरिया A1 था A, और रेजिस्टेंस था R1 इक्वल टू R, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, वायर की लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया, तो L2 कितना हो जाएगा, 2L, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, जब आप वायर की लेंथ को खींचोगे तो वायर पतला होगा ना, तो भाई मेरे को एरिया नहीं पता, अभी एरिया मेरे को निकालना पड़ेगा कितना होगा। रेजिस्टेंस मुझे बताना है, रेजिस्टेंस कितना होगा, तो पहले तो भाई कहानी एरिया की है। आप एक बात बताइए, आपके पास कोई वायर है और आपने उसे खींचकर पतला कर दिया, तो जब भी आप एक ज्योमेट्री से दूसरी ज्योमेट्री बनाते हैं तो मेरे बच्चों वॉल्यूम सेम रहता है। जब आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास पहले वायर ये था पहले वायर, इसकी लेंथ थी L और एरिया है A, समझो जरा, और इसका एरिया है ये वाला A है। आपने इसे खींचकर इसकी लेंथ को डबल कर दिया, ये पतला हो गया वायर। अब जो लेंथ है ना मेरे बच्चों ये हो गई 2L, ठीक है, वायर भी पतला हो गया। तो वॉल्यूम जो होगा ना, वॉल्यूम जो यहां होगा, वॉल्यूम जो यहां होगा वही वॉल्यूम यहां होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा मेरे बच्चों, वॉल्यूम दोनों जगह सेम रहेगा। तो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आप लोगों ने पढ़ रखा है। पाई आर स्क्वायर को एरिया बोलते हैं और एच जो है लेंथ होती है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखो यहां का A1 L1 और यहां का कितना हो जाएगा A2 L2, तो A2 कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आप A1 L1 अपॉन L2, मतलब कितना हुआ, A1 कितना है मेरे बच्चों A, L1 कितना है L, और L2 कितना है 2L, तो आप कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा A/2। मतलब ये हुआ कि जिस फैक्टर से लेंथ इंक्रीज होती है उसी फैक्टर से एरिया डिक्रीज होता है। आपने लेंथ को 2 टाइम्स किया, एरिया 1/2 टाइम हो गया। देखो क्वेश्चन अगर एमसीक्यू करना होता तो यहीं पर हो चुका था, क्वेश्चन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, कैसे सॉल्व करते हैं ये सारी चीजें मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो अब हमारे पास सारा डाटा आ चुका है मेरे बच्चों,
चलो कर लेते हैं फिर। R2 अपॉन R1, भाई रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, रो L2 अपॉन A2, और ये हो जाएगा रो L1 अपॉन A1, तो रो से रो कैंसिल आउट हो गया। देखो जरा इधर, ये हो जाएगा L2 इंटू A1 अपॉन L1 इंटू A2। चलो सबकी वैल्यू डालो यार। R2 अपॉन R1, L2 कितना है 2 टाइम्स 2L, A1 तो A ही लिया था हमने, L1 कितना है L, और A2 कितना हो गया A/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 4, तो R2 कितना आ गया मेरे बच्चों, R2 आ गया 4R1। यही तो मैं आपको बता रहा था, यही बता रहा था मैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरा लेक्चर आप लोगों ने प्रॉपर देख लिया तो किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप में मैं सभी तरीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, सभी तरीके के क्वेश्चन। बस आप इस लेक्चर को देखिए, डेडिकेशन के साथ देखिए, कंप्लीट करिए, आसानी से आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे। देखो जब हमें अच्छा पढ़ना होता है तो थोड़ा सा टाइम हमें स्पेंड करना होता है। पढ़ाई का कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं होता है। अगर हम सोचे जल्दी 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 किसी चीज को देख लें, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं हो सकती पढ़ाई में, ठीक है ना। आपको आराम से देखना होता है, चीजों को समझने की कोशिश करनी होती है। चलिए जरा चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखो भाई फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन है। अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, भाई लेंथ L है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, रेजिस्टेंस R। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर है सेम मटेरियल का, ओहो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, सेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी सेम है, बट ऑफ लेंथ 2L इज। आपको क्या बताना है, आपको फिर से वही प्रॉब्लम जो मैंने आपको पहले सॉल्व कराया था, अब की बार आपको एरिया बताना है। लेंथ अब की बार 2L कर दी है, तो भैया देखो जरा, R इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो A1 अगर निकाल लें तो कितना हो जाएगा, रो L अपॉन कैपिटल R, ठीक है, ये आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल A है, A1 जो है ना हमारा वो कैपिटल A है। अब हमने क्या किया, दूसरा कंडक्टर लिया भाई, दूसरा कंडक्टर जो उसका रेजिस्टेंस तो सेम है, लेंथ हमने ट्वाइस कर दिया, तो अब की बार जो A2 आएगा, रो लेंथ कितना है 2L और रेजिस्टेंस सेम है, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 2 रो L अपॉन R। देखना कितना सिंपल हो गया, कितना हो गया 2 इंटू पहले वाला जो एरिया था, तो पहले वाले एरिया का क्या आ जाएगा 2 टाइम्स। इसका मतलब ऑप्शन ये सही है, 2 टाइम्स। बहुत सिंपल, ठीक है। दूसरी बार करा रहा हूं इस टाइप की प्रॉब्लम। देखो भाई अब ये जो प्रॉब्लम है, अ वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज पुल टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टिविटी। मेरे बच्चों तोड़ दो, फोड़ दो, मोड़ दो, जोड़ दो, कुछ नहीं होगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। आंसर क्या है इसका, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। देखो, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल। भैया करंट किस में आसानी से फ्लो हो सकता है, थिक में या थिन में? बना के दिखा दूं जरा एक बार आपको मैं। ये मैंने लिया एक थिन वायर, भाई आपको लग रहा होगा यार बना तो थिक रहे हैं लेकिन थिन की बोल रहे हैं, लो थिक बना देता हूं। ये अब आप मुझे ये बताइए, दोनों वायर की लेंथ अगर सेम भी है, किसमें आसान है करंट का फ्लो होना? भैया जिसमें रेजिस्टेंस कम है तो इसमें आसान हो जाएगा, इसमें इजीली करंट फ्लो होगी मेरे बच्चों, इसमें आसान होगा, आसान आसान होगा। बात आ रही है समझ में? इजीली फ्लो हो जाए, क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है ना। आप बता सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो जो एरिया होता है थिक वायर का ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एरिया ऑफ थिन वायर। तो जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस थिक वायर का कम होगा एज कंपेयर टू थिन वायर। तो भैया जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा, ठीक है, आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखो भाई इसे भी आप कर सकते हो, मैंने आपके सामने 3 डायग्राम दिखा रखे हैं, तीनों में कॉपर कंडक्टर है और एरिया और लेंथ मैंने आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है। वो कह रहा है विच ऑफ द कंडक्टर विल हैव हाईएस्ट रेजिस्टेंस एंड व्हाई। भैया रेजिस्टेंस ज्यादा बताना। चलो पहले में देखें जरा, इसमें
R1 इक्वल टू भैया एरिया ए लेंथ L, तीनों कॉपर के हैं, तीनों ही कॉपर के हैं, तीनों ये कह रहे हैं कि मेरी रजिस्टिविटी तो सेम है, हम तीनों ही कॉपर के हैं, रजिस्टिविटी तीनों की सेम है। तो R1 इक्वल टू रो L अपॉन ए। ठीक है, इधर आइए जरा, इसके लिए देखते हैं भाई। R2 इक्वल टू, देखना एरिया A बाई 2 और लेंथ हो गई 2L, तो भैया रजिस्टिविटी तो सेम है, लेंथ हो गई 2L और एरिया हो गया A बाई 2। ओहो, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 रो L अपॉन ए। भाई ये वाला 2 पर पहुंच जाएगा ना मल्टीप्लाई। अब इसी तरीके से ये देखिए जरा, इसमें बोला एरिया ट्वाइस लेंथ हाफ, चलो भैया इस वाले भाई साहब को भी देखते हैं अभी। रो लेंथ हो गई L बाई 2, ठीक है, और एरिया हो गया 2A, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 रो L अपॉन ए। अब क्या बताना, हाईएस्ट रेजिस्टेंस तो साफ साफ दिख रहा है भाई, पहले में ही होगा। जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा आपका मेरे बच्चों, ये तो साफ साफ पता चल रहा है, रो L बाई ए। और यहां पर कितना है, 4 रो L बाई ए, और यहां पर कितना है 1/4 रो L बाई ए। तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहां पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, 4 टाइम्स आ रहा है, यहां पर 1 टाइम है, यहां 1/4 हो गया। तो ये जो पतला वाला दिख रहा है ना, इसकी लेंथ ज्यादा है, तो यहां पर क्या है, यहां पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। देखो भाई, ये जो प्रॉब्लम है इसे भी समझो जरा, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये। अ कॉपर वायर हैज डायामीटर 0.5 mm, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। डायामीटर दे रखा है भाई, कितना डायामीटर दे दिया आपको, कितना दे दिया मेरे बच्चों, डायामीटर दे दिया 0.5 mm। mm पर ध्यान देना है जरा, 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 और एरिया है, एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर हम लोग इसका स्क्वायर भी करेंगे डायामीटर का। अभी फिलहाल डायामीटर को किसमें कर दिया मैंने, मीटर में कर दिया। रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है भाई, रो भाई साहब कितने हैं, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। ओहो, बहुत अच्छी बात है, भी मीटर में है। What will be the length of the wire to make its resistance 10 ओम। भाई R आ गया 10 ओम। अब इसके लिए इसकी लेंथ क्या होगी, आपको L पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, सेकेंड पार्ट, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायामीटर इज डबल्ड। आइए जरा देखते हैं, पहले हम इसको समझते हैं जरा। देखो भाई, R इक्वल टू हो जाएगा रो L अपॉन ए, और डायामीटर के टर्म में करना है तो रो L अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये फॉर्मूला है। यहां से लेंथ के लिए सॉल्व कर दीजिए, सारी वैल्यू आपको दे रखी है। ये हो जाएगा मेरे बच्चों, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा R इक्वल टू 4, ये वाला 4 ऊपर पहुंचेगा, 4 रो अपॉन पाई कितना L अपॉन डी स्क्वायर। रखो ना, सारी वैल्यू को रख देते हैं यार, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L की वैल्यू निकालनी है, L की वैल्यू निकालनी है तो ये सब इधर जाएंगे मल्टीप्लाई में। यार बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहा हूं कि किधर मल्टीप्लाई में जाएगा किधर डिवाइड में जाएगा, ये सब आप कर भी सकते हैं, बस कैलकुलेशन ही तो है। अब तो कितना हो जाएगा, L इक्वल टू 4 पाई, ये जो होगा आपका ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, अगर हम देखें इसको, इसका जो फॉर्मूला बनाएं तो L इक्वल टू R इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर, R इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4 रो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने फॉर्मूला बना लिया। चलो करो फिर भाई, R कितना है यहां पर 10, कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, मैंने पहले ही बताया था, 3.14 पाई डी स्क्वायर, तो 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -3, एक बार और कर देते हैं, 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन 4 इंटू रो कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8। आप यहां से L के लिए सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आंसर आएगा, ये मैंने आपको मेंशन कर रखा है, आप वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है ना। अब वो कह रहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायामीटर इज डबल्ड। भाई अगर डायामीटर को डबल करोगे, अगर आप डायामीटर को डबल करोगे तो आपका रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस आपको बताना है या उसमें चेंज जो भी हम कैलकुलेट करना चाहें। देखो जरा, R इक्वल टू 1/d स्क्वायर, तो अगर आप डायामीटर डबल करते हैं
तो रेजिस्टेंस जो होगा R2 वो पहले का 1/4 हो जाएगा, 1/4 ऑफ R1, अगर आपने डायमीटर को डबल किया। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि R2 जो होगा वो 10/4 और ये आ जाएगा 2.5 ओम। मतलब नया रेजिस्टेंस आ गया 2.5 अगर डायमीटर को डबल किया तो। वो कह रहा है चेंज कितना हुआ, चेंज, अरे भैया पहले 10 था और अब हो गया 2.5, तो यार 7.5 चेंज हो गया, 7.5 ओम कम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आंसर्स कर सकते थे आसानी से। चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो इस वाले प्रॉब्लम में समझो जरा। अब इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, 2 वायर P एंड Q, 2 वायर हैं आपके पास P एंड Q, मेड ऑफ कॉपर। ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों कॉपर के हैं, तो रेजिस्टिविटी सेम हो गई। द वायर P इज लॉन्ग एंड थिन while the wire Q is short and thick, which will have more specific resistance। भैया क्या कह रहा है ये, वायर पतला है मोटा है, अरे भैया रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, दोनों कॉपर के हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इस तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो भैया जो रो होगा, रो P का और रो जो है Q का, दोनों का सेम होगा, दोनों का सेम होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए जरा अब देखें यहां पर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A has a resistance of 4 ohm, what would be the resistance of another wire of same material, रो सेम हो गया, having length L/2 and area of cross section 2A। पहले तो आप ये देखिए केस 1 में क्या दे रखा है भाई, R1 इक्वल टू रो L अपॉन A और इसकी वैल्यू कितनी है 4 ओम। अब वो कह रहा है कि भाई नया रेजिस्टेंस बता दो, अगर हम लेंथ को कितना कर दें L/2 कर दें और एरिया कितना कर दें डबल कर दें, तो मेरे बच्चों ये कितना हो जाएगा, रो L अपॉन A इंटू 1/4 और ये वैल्यू कितनी है, ये R1 ये 4 है, तो 4 इंटू 1/4 ये 1 ओम आ जाएगा। बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर तरीके के सभी प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, परफेक्ट पैकेज है ये इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना।